हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हर दिन की भांति आज भी हम लोग क्या है कि सीटेट पेपर 2 का जिसका भी लैंग्वेज साइंस पेपर है, साइंस पेपर में आपका मैथ और साइंस है, उस मैथ वाले का डिस्कशन तो क्या है बोर्ड पे होगा। आपका साइंस वाले का डिस्कशन तो इसमें क्या है कि इसके माध्यम से आपका हो रहा है। इसमें हम लोग देखते हैं क्योंकि आपका पहले तो 1 से 30 नंबर जो क्वेश्चन होता है वो सीडीपी का होता है, और आपका 30 से 60 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो तो आपका क्या है मैथ्स का होता है, और 60 से 90 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो आपका साइंस का होता है। तो हम लोग साइंस का क्वेश्चन का डिस्कशन देख रहे हैं। तो इसमें देखते हैं हम लोग साइंस का क्वेश्चन में, ये सबसे पहला क्वेश्चन है 61 नंबर का क्वेश्चन। इसको पढ़िएगा ध्यान से। बोल रहा है कि एक्स वह क्या है, एक रसायन है जो हमारे अमाशय में क्या होता है, उपस्थित होता है। तो बताइए हमारे अमाशय में जो उपस्थित होता है उस रसायन का नाम क्या होता है, HCl होता है कि नहीं। चलिए उसके बाद भी आगे हम लोग देखते हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन को। अच्छा उस पढ़ते हैं। उसके बाद बोल रहा है क्या कि जब x की अधिकता से स्रवित होती है, मतलब कि x जब अधिक मात्रा में वो रसायन जब निकलता है तो हमें जो है अपाचन जैसी मतलब कि स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है। y वह रसायन है जिसका उपयोग इस परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। इसका मतलब है क्या कि x जो है वो आपका क्या है, x जो है वो आपका क्या है, HCl है, क्योंकि अमाशय से जो रसायन निकलता है उसका नाम है HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर HCl का मात्रा बढ़ गया है तो HCl के मात्रा को कम करने के लिए Y रसायन का यूज कर रहे हैं। तो बताइए HCl क्या है, एसिडिक है। एसिडिक करने मतलब कि अम्लीय है, और अम्ल को हम न्यूट्रल करना चाहते हैं तो उसका क्या है, क्षार के साथ हमको क्या रिएक्शन करवाना पड़ेगा, इसका मतलब बेस से रिएक्शन करवाना पड़ेगा। अब हम ये देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा जो है बेस है। तो बेस में क्या है, सबसे पहला ऑप्शन को देखते हैं हम लोग क्या है। तो पहला तो ये पता चल गया कि X जो है वो अम्ल होगा, इसका मतलब X तो HCl होगा, ये क्लियर हो गया, क्लियर है। दूसरा है कि Y क्या होगा, तो Y देखते हैं। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है Y क्या, कि Y आपका क्या है, सोडियम कार्बोनेट होता है। तो सोडियम कार्बोनेट ये भी आपका क्या होता है, क्षारीय होता है, लेकिन इसका pH मान जो होता है उतना ज़्यादा क्या है कि जैसे pH मान अगर 7 से ज़्यादा होते जाए वो आपका क्षारीय होते जाएगा, और pH मान अगर 7 से कम होते जाए वो आपका एसिडिक मतलब अम्लीय होते जाएगा। तो हमको क्या है, एसिड तो बना हुआ है, अब हमको इसको क्या है न्यूट्रल करना है, तो हमको क्षार देखना पड़ेगा। तो क्षार के लिए हम लोग कौन यूज करते हैं, तो हम लोग सोडियम कार्बोनेट को यूज कर सकते थे, लेकिन क्या है उसके जगह पे और भी यहाँ पे ऑप्शन है, तो उस ऑप्शन को देख लेते हैं। दूसरा है क्या आपका Y में आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसका मतलब X जो है आपका यहाँ पे X दे दिया क्या है आपका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये गलत हो गया क्योंकि X तो HCl था, तो HCl के साथ देखिए X कहाँ है, तो आपका 3 नंबर ऑप्शन में आता है क्या, C में देखिएगा 3 नंबर ऑप्शन में X जो है आपका HCl है, और Y ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जिसको बोलते हैं क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इसको जब एक तो से क्या है कि जब हम लोग HCl से जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या करते हैं, पूरे मिक्सचर को ये न्यूट्रल में कन्वर्ट करता है, मतलब उदासीन करता है, मतलब कि आपको एसिडिक से बचाता है। क्लियर है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सबसे बढ़िया तरीका से आंसर ये अगर जानना चाहें तो आंसर हो जाएगा आपका C 3 नंबर। उसके बाद आगे क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन को देखिएगा बढ़िया से। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रिया में बैक्टीरिया या जीवाणु का उपयोग नहीं होता है। बताइए दूध से दही जमने में आपको पता है कि लैक्टोबैसिलस का यूज होता है, जिसको क्या है दूध से दही जमने में हमको मतलब पता है कि लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु का नाम है जो दूध से दही जमने में क्या करता है, काम करता है। तो इसका मतलब इसमें तो जीवाणु का यूज हुआ। डबल बोल रहा है कि डबल रोटी पकाने में, मतलब कि पाव रोटी जिसको बोलते हैं या ब्रेड बोलते हैं, तो उसमें क्या है कि आपका जीवाणु का यूज नहीं होता है। उसमें क्या होता है आपका, जीवाणु का यूज नहीं होता है। किसका यूज होता है, तो उसमें आपका कवक का यूज होता है। किसका होता है, कवक। तो कवक ही क्या करता है, डबल रोटी बनाने, मतलब इसमें जीवाणु का यूज नहीं हुआ। दूसरा बोल रहा है कि गन्ना से किण्वन प्रक्रिया में क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, जो कि ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होता है, वो बैक्टीरिया रिएक्शन करवाता है, और रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, जितना शराब है, वाइन है, ये सब बनता है आपका। इसका मतलब क्या है, गन्ने का किण्वन या किसी और चीज़ का भी किण्वन करवाएं, फर्मेंटेशन जिसको बोलते हैं, उसमें भी क्या होता है कि आपका जीवाणु का प्रयोग होता है। और तीसरा बोलता है, चौथा में बोल रहा है कि नाइट्रोजन स्थितिकरण, मतलब कि नाइट्रोजन का मतलब वातावरण से नाइट्रोजन लेने का काम एक जो है आप जानते होंगे, राइजोबियम का नाम सुने होंगे। राइजोबियम जो होता है दलहन फसल के जड़ में पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन क्या होता है वातावरण से लेकर उसको नाइट्रेट में बदलता है, और उसी को प्रोटीन के रूप में क्या होता है हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें भी आपका क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है। तो सब में नाइट्रोजन है, किसमें नाइट्रोजन नहीं है, तो 2 नंबर। तो आंसर आपका हो जाएगा क्या, आपका यहाँ पे 2 नंबर आंसर हो जाएगा, मतलब आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2। चलिए आगे क्वेश्चन में देखते हैं।
बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अन्य से भिन्न है, मतलब देखना है कि सब एक जैसा होगा, अलग अलग एक जो है अलग होगा। बोल रहा है कि वनोन्मूलन, वनोन्मूलन मतलब कि वन का उन्मूलन मतलब कि वन का कटाई करना, वन का क्या करना, कटाई करना। तो वन को कटाई करना मतलब कि मरुस्थली कर दिए, बहुत बढ़िया। दूसरा बोल रहा है कि मरुस्थलीकरण, बताए वनोन्मूलन होगा तो मरुस्थलीकरण बन जाएगा कि नहीं, क्योंकि आपका क्या होता है बारिश ज़्यादा होगा, टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा, इसका मतलब दोनों आपका एक जैसा है। तीसरा बोल रहा है कि अपर्दन, बताइए अपर्दन की क्रिया तेज हो जाएगी। अपर्दन करने मतलब क्षय, मतलब मिट्टी का कटाव नहीं रुक पाएगा, मिट्टी जो है बहने लगेगा, तो ये भी आपका तीनों एक जैसा है। अब क्या बोला है कि संरक्षण, बताइए संरक्षण नहीं हो पाएगा। अगर वन का उन्मूलन हो गया तो क्या है, मिट्टी का संरक्षण भी नहीं हो पाएगा, पानी का संरक्षण भी नहीं हो पाएगा, जमीन में वाटर लेवल घट जाएगा, वर्षा सही मात्रा में नहीं हो पाएगा। तो अगर इसमें हम जानना चाहें कि इसमें सबसे भिन्न कौन है, तो भिन्न आपका 4 नंबर हो जाएगा, आंसर 4। आगे हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखो नहीं को चुनना है, तो नहीं चुनने में हम लोग ये देखते हैं, बोला है कि पाचक एक रासायनिक प्रक्रिया है। बताओ पाचन जो हम लोग खाना खाते हैं वो रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि हम लोग मान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 का जब हम लोग क्या करते हैं ऑक्सीजन के संपर्क में जब रिएक्शन करवाते हैं, तो इस रिएक्शन के माध्यम से हमको क्या है CO2H2O प्लस में ऊर्जा मिलता है। बताइए ये रासायनिक प्रक्रिया हुआ कि नहीं। इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो रासायनिक प्रक्रिया है, मतलब ये भी आंसर आपका सही है। क्लियर है, तो मतलब ये तो है। दूसरा बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक क्रिया है। सही बात है, रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि CO2 जब H2O से रिएक्शन करते हैं प्रकाश के प्रेजेंट में, तो क्या होता है C6H12O6 का निर्माण होता है, और साथ में क्या होता है H2O वाटर वेपर के रूप में निकलता है, और साथ में ऑक्सीजन निकलता है, और क्या होता है इसमें थोड़ा सा ऊर्जा, थोड़ा मात्रा में क्या है उष्मा भी निकलता है। तो आंसर क्या है कि आपका 2 नंबर भी क्या होता है, ये पहला और दूसरा दोनों में क्या है रासायनिक प्रक्रिया, दोनों स्टेटमेंट सही है अपने आप में। अब बोला कि श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है। बताइए श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है, गलत कि सही, क्योंकि श्वसन में भी क्या होता है कि श्वसन में हम सांस लेते हैं क्या है O2, O2 क्या है कार्बोहाइड्रेट से रिएक्शन करके CO2 बना लेता है, इसका मतलब ये भी रासायनिक प्रक्रिया होता है। अब लास्ट में बोला है क्या, क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण करने मतलब कि रवा, रवा जानते हैं कि जैसे मान लो कि क्रिस्टल के फॉर्म में होना, जैसे मान लो कि चीनी को हम लोग क्या है कि पानी में घोल देते हैं, अब घोलने के बाद अगर उसको हम आग पर गर्म करते हैं तो देखते होंगे कि चीनी क्या होता है कि पानी तो उड़ जाता है भाप के माध्यम से, और चीनी वहाँ रवा के रूप में बन जाता है, इसको बोलते हैं क्रिस्टलीकरण। बताइए क्रिस्टलीकरण जो होता है वो क्या आपका एक स्टेज से दूसरे स्टेज में बदलने की प्रक्रिया है, ये रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, ये क्या है आपका भौतिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया, मतलब कि जब पदार्थ अपने गुणों को हमेशा बनाए रखे तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं भौतिक प्रक्रिया, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। बाकी बात तीनों का तीनों आपका क्या है रासायनिक प्रक्रिया। यहाँ पूछा कौन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 4 नंबर। उसके बाद देखिए 65 नंबर में क्वेश्चन में आते हैं। अब 65 नंबर को देखिएगा बहुत ध्यान से, इसमें देखिए वो बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही क्रम को चुनिए। आरोही क्रम में मतलब कि पहले छोटा चीज़ को गिनिए, उसके बाद फिर बड़ा चीज़ को चुनना है। अब बताइए आरोही क्रम में हमको चुनना होगा, तो आरोही क्रम में चुनने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं क्या, ये आपका मिट्टी वाला चीज़ है कि चट्टान से हम लोग मिट्टी के रूप में परिवर्तित हुए हैं, तो उसको हम लोग क्या है इसको गिनते हैं। तो सबसे पहला कि आरोही क्रम में सबसे पहले छोटी वाला चीज़ को रखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा वाला चीज़ को, उसके बाद उससे बड़ा वाला चीज़ को, ठीक है, और बड़ा होते जाएगा। तो इस तरह से हमको चुनना है। तो देखिए चुनने में हम लोग क्या देख रहे हैं, सबसे पहले चट्टान, बताइए सबसे छोटा होगा, गलत हो गया ऑप्शन है। दूसरा बोल रहा है कि मृतिका। मृतिका मतलब होता है क्या, जैसे कि चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी का नाम सुने होंगे। चिकनी मिट्टी मतलब कि ऐसी मिट्टी जैसे क्या है घड़ा बनता है, या घर में हम लोग क्या है खिलौना बनता है, ये सब चिकनी मिट्टी का काम होता है। ये तो सही है। अब बताइए चिकनी मिट्टी के बाद बोल रहा है क्या, चिकनी की मिट्टी के बाद बोल रहा है कि गाद। गाद कहने मतलब कि जैसे हम लोग क्या बोलते हैं धूल, धूलकण बोलते हैं ना, धूलकण। बताइए चिकनी मिट्टी से धूलकण ज़्यादा एक तो से बड़ा कण है, क्योंकि धूलकण में क्या है थोड़ा थोड़ा कंकड़ पत्थर भी मिलने लगता है, इसलिए ये ऑर्डर सही है। तीसरा बोल रहा है कि रेत। रेत में क्या है सिर्फ आपको कंकड़ पत्थर ही मिलता है, वहाँ पर आपको क्या है नन्हा चीज़ नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या है गाद से रेत जो है ज़्यादा आपका साइज में बड़ा है। उसके बाद बोल रहे हैं क्या कि आपका यहाँ पे आते हैं बजरी। बजरी कहने का मतलब कि चट्टान का जो टुकड़ा होता है जो क्या है छोटा छोटा कणों में बदल जाता है, मतलब कि रेत से जो बड़ा आकार का होता है उसको बोलते हैं हम लोग बजरी। बजरी का मतलब समझ में करते हैं कि गिट्टी, गिट्टी समझते हो न, जैसे कि ढलैया हम लोग करते हैं तो ढलैया करने में हम लोग गिट्टी का यूज करते हैं ना, उसी को बोलते हैं बजरी। अब लास्ट में बोलता है कि चट्टान, इसका मतलब चट्टान सबसे बड़ा है। तो इस क्रम में अगर हम लोग देखें कि सबसे बढ़िया ऑर्डर कौन सा मिलता है, तो ऑर्डर नंबर आपका क्या होता है 2। अगर किसी को इंग्लिश में जानना है तो इंग्लिश में समझ जाइए, इसको बोलते हैं क्ले। क्ले मतलब कि चिकनी मिट्टी होता है, स्लिट मतलब क्या है तो धूलकन होता है, सैंड मतलब होता है बालू होता है, ग्रेवेल होता है मतलब कि जिसको बोलते हैं रवाकन होते हैं, जिसको क्या है कि आपका चट्टान से छोटा छोटा टुकड़ा बन के निकलता है, और रॉक्स मतलब होता है चट्टान का टुकड़ा। इसमें भी आंसर आपका क्या होता है 2 होता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या 66 नंबर क्वेश्चन में, मत्स्य में
क्लोम जिसको बोलते हैं गिल, गिल का कार्य क्या होता है? तो जानते हैं कि अगर कोई भी मछली पानी में सांस लेना चाहती है तो वो क्या है, गिल के माध्यम से सांस लेती है। और गिल के माध्यम से सांस लेती क्या है, तो पानी के पूरे रूप को ले लेती है, मतलब पूरे पानी को अंदर ले लेती है और पानी में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है उसको अपने अंदर ले लेती है। और फिर क्या होता है, गिल के माध्यम से वो क्या करते हैं, अपने गलफड़ा के माध्यम से पानी को बाहर निकाल देती है। इसका मतलब कि गिल का काम है कि पानी के अंदर घुलनशील चीज़ों को मछली के अंदर ले जाना। इसका मतलब बोला है कि वायु में घुलनशील, गलत हो गया। दूसरा बोला है कि जल में उपस्थित पोषक तत्व के लिए काम नहीं करता है, बोला है कि जल में उपस्थित विलेय घुलनशील ऑक्सीजन को अवशोषित करने के लिए। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 नंबर। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। बोला है कि यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में, मतलब कि संयोजक तार करने मतलब कि जो इलेक्ट्रिक कनेक्टिंग वायर होता है उस वायर में अगर कमी हो गया और हमको एक विद्युत करंट से क्या होता है, सप्लाई करना है हमको, तो सप्लाई करने के लिए यहाँ एक बॉल जलाना है। और इस बॉल को जलाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा सा हमको क्या है, छूट मिल गया। अब बोला कि यहाँ पे कौन ऐसा चीज़ को रखेंगे जो कि इस बल्ब को जलाने में मदद करेगा, मतलब कि सिंपल बात है कि आपके परिपथ को पूरा कर देगा। तो जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला अथी होगा, मटेरियल होगा, वही आपको पूरा करेगा। बताइए कागज में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा? नहीं होगा। रबड़ में कभी करेगा? क्यों नहीं, ये क्या होता है कि आपका धारा का कुचालक होता है। बताइए लकड़ी में होगा? नहीं होगा। ब्लेड में हो जाएगा क्योंकि ब्लेड आपका मेटल है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या है, पास कर जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 नंबर। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि मंजुला समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब प्रेक्षण कर रही है, मतलब कि देख रही है, और दर्पण से दूरी उसका क्या है, मान लीजिए यहाँ दर्पण है, ये आपका क्या है, दर्पण है, ये दर्पण है, मंजुला यहाँ पे खड़ा है। बोल रहा है कि इससे दूरी यहाँ जो है अभी 5 मीटर है। कितना है, 5 मीटर। वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है, मतलब 5 मीटर है, यहाँ से 1 मीटर और वो चली, तो बताइए यहाँ से जो अब दूरी बचा वो तो 4 मीटर बचा। बताओ 4 मीटर बचा। बोल रहा है कि प्रतिबिंब मतलब कि मृदुला जब यहाँ है तो यहाँ और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना होगा। तो बताइए जितना भी आप जानते हैं कि समतल दर्पण में जितना प्रतिबिंब के आगे हम रहते हैं, प्रतिबिंब के पीछे ही उतना इमेज बनता है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, दूरी कितना हो जाएगा। हम जानते हैं कि अभी मृदुला जो होता है जो मिरर से है, मिरर से वो 4 मीटर दूर है, तो इसका प्रतिबिंब भी 4 मीटर दूर बनेगा, क्योंकि पहले वो 5 मीटर थी। तो 5 मीटर में 1 मीटर वो क्या हुआ कि मिरर के नज़दीक आ गए, इसलिए अब उसका 4 मीटर बचा मिरर से। तो अगर दोनों के बीच का दूरी हम देखें तो दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो 4 4 8 मीटर। देखिए 8 मीटर कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो आंसर ये है। तो आपको ये प्रतिबिंब का थोड़ा सा क्या है, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि प्रतिबिंब में जितना भी कोई भी प्रतिबिंब जो आपका समतल दर्पण है, समतल दर्पण में अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और उस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब अगर यहाँ बना हुआ है, तो ये अगर जिस ऑब्जेक्ट का मतलब कि समतल दर्पण से जितना दूरी होता है उतना ही दूरी प्रतिबिंब का समतल दर्पण से होता है। बस इस कॉन्सेप्ट को अगर याद रखिएगा तो आराम से क्वेश्चन ये बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 8 मीटर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बोला है कि कोई लोलक मतलब कि पेंडुलम 3 सेकंड में 10 दोलन करती है, मतलब कि यहाँ मान लीजिए कि एक छत है और छत से हमने यहाँ पर रेड बना दिए, तो ये बोल रहा है कि यहाँ से ऐसे ऐसे जब डुलाते हैं तो ये क्या करता है, 3 सेकंड में कितना बार एक तो से क्या है भ्रमण करती है, 30 बार। तो यहाँ टाइम जो हो गया वो 3 सेकंड हो गया, ये टाइम जो हो गया 3 सेकंड हो गया। अब पूरा इसका दोलन जो होगा वो कितना हो गया, 30 हो गया। तो हम बोलेंगे कि अगर किसी भी दोलन में आवर्त काल निकालते हैं तो आवर्त काल मतलब क्या होता है कि एक चक्कर लगाने में कितना समय हुआ। तो बताइए 30 चक्कर लगाने में, इसको 30 सर्कल को पूरा करने में कितना सेकंड लगा, 3। तो एक सर्कल को पूरा करने में कितना लगेगा, तो 3/30। तो बताइए इस समय निकल गया मेरा कि नहीं, अगर इसको काटेंगे तो 1/10। इसका मतलब मेरा जो टाइम पीरियड मिला वो कितना मिला, 1/10 सेकंड। देखिए 1/10 सेकंड किस में है, तो इसमें तो नहीं है, तो ये आपका आंसर गलत हो जाता है। इसमें देखिए आवर्तकाल 1/10 को 0.1 सेकंड लिख सकते हैं, इसका मतलब ये सही है। और किसी में 1/10 है, नहीं है, तो आंसर क्या होगा, हम 2 लगा सकते हैं। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित कथन को पहचानिए। बोल रहा है कि बॉल बियरिंग करने मतलब कि जैसे बॉल के आकार का जो बियरिंग रहता है ताकि वो फ्रिक्शन को आपका कम कर सके, तो वही बोलता है बॉल बियरिंग। एक इसको अगर देखना चाहते हैं बहुत बढ़िया, आपको साइकिल में लगा होता है, साइकिल में अगर देखना चाहते हैं छर्रा टाइप से देखते हैं, उसको बोलते हैं बॉल बियरिंग। तो वही बोल रहा है कि बॉल बियरिंग का उपयोग मशीन के गलत कथन को पहचानने के लिए बोला है। तो बॉल बियरिंग का प्रयोग मशीन के भागों में बीच घर्षण को बढ़ाने के लिए करते हैं, ये सबसे बड़ा गलत है कि नहीं, ये घर्षण को घटाने के लिए करते हैं, और गलत ही चुनने को बोला, सबसे बड़ा आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ए हो जाएगा। उसके बाद भी देख लेते हैं और भी ऑप्शन। बोल रहा है पृथ्वी पर संपर्क में रखे 2 पृष्ठों के बीच का संघर्ष कभी समाप्त नहीं हो सकता है। जानते हैं
कि अगर फ्रिक्शन समाप्त हो जाएगा तो हम चल नहीं पाएंगे, फ्रिक्शन समाप्त हो जाएगा तो हम ब्रेक नहीं ले पाएंगे, फ्रिक्शन समाप्त हो जाएगा हम लिख नहीं पाएंगे, फ्रिक्शन समाप्त हो जाएगा तो हम क्या है कि फेस पे साबुन भी नहीं लगा सकते हैं। इसका मतलब फ्रिक्शन रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये आंसर क्या है, 2 नंबर तो आंसर सही है आपका। 3 नंबर बोला है कि लोटनिक घर्षण जो होता है सर्पिला घर्षण से कम होता है। सही बात है कि लोटनिक मतलब क्या है कि जो मतलब कि हम लोग क्या है सिलेंडर टाइप से जो लोटनिक चलता है उस सरपंच घर्षण से क्या होता है, कम होता है। ये बिल्कुल सही है आंसर। अब बोल रहा है कि किसी तरल में किसी पिंड पर घर्षण जो होता है उसकी आकृति पर डिपेंड करता है। सही बात है, आकृति पे। किसी तरल पदार्थ में मान लो कि जैसे यहाँ पानी है और इसमें अगर नाव को हम दे दिए हैं तो नाव अगर पानी में बह रहा है तो ये नाव का जो आकृति है इस पर डिपेंड करेगा कि इस पर कितना फ्रिक्शन लगेगा। इसका मतलब ये भी सही है। तो आंसर यहाँ पे सबसे बढ़िया आंसर कौन हो जाएगा, तो आंसर बोला गलत चुनने के लिए तो गलत आंसर हो जाएगा आपका ए। बाकी बात तीनों का तीनों आंसर आपका सही है। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। सत्य देखते हैं क्या इसमें बोला है, क्या कि आयरन जो होता है जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर देगा। मतलब कि आयरन को अगर जिंक सल्फेट ZnSO4 से रिएक्शन करवाएंगे तो ये बोल रहा है कि आयरन जो है यहाँ आ जाएगा और जिंक यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये बन जाएगा Zn प्लस FeSO4। ऐसा हो पाएगा? ऐसा बिल्कुल होना संभव नहीं है। क्यों, देखिए थोड़ा सा संभव है कि नहीं है। इसके लिए आपको एक तरीका याद करना पड़ेगा। इसमें रिएक्टिविटी टेबल में आपको याद होना चाहिए। हम एक जो है आपका वीडियो बना के भी दे देंगे, उस वीडियो में देखिएगा, एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेगा। उसमें है क्या कि आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, केदारनाथ का माली Mg, आलू Al, फीका Fe, पकाता है Pv, आलू फीका पकाता है। तो केदारनाथ का माली आलू जरा, यहाँ जेड लिखना था आपको, आलू के बाद क्या है Zn, उसके बाद फीका, उसके बाद पकाता Pv। अब सोचिए ये है रिएक्टिविटी सीरीज। इसका मतलब इस रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर जो होगा वो क्या है आपका पोटेशियम। इसका मतलब पोटेशियम किसी को भी विस्थापित कर सकता है। इसका मतलब विस्थापित करने वाले का रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर स्थान होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में देखिएगा, अगर हम इस क्वेश्चन को अलग कलर से अगर देखना चाहें तो इसमें देखिएगा थोड़ा सा, इसमें देखिएगा, इसमें बोला कि आयरन जो है वो जिंक सल्फेट से जिंक को विस्थापित कर देगा। बताइए आयरन कहाँ है, यहाँ, और जिंक कहाँ है, ऊपर। तो बताइए नीचे वाला ऊपर को कभी विस्थापित कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर ऊपर वाला चाहे तो नीचे वाले को विस्थापित कर देगा। इसका मतलब पहला आंसर आपका गलत हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फिर आते हैं दूसरा में, बोला है क्या कि जिंक कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को निकाल देगा। बताइए जिंक ऊपर है कि नहीं? अरे कॉपर का तो यहाँ नाम भी नहीं आया, इसका मतलब कॉपर का रिएक्टिविटी कम है। इसका मतलब बी आंसर आपका सही है, क्योंकि जिंक सबसे रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर के रिस्पेक्ट में, कॉपर सबसे नीचे है। इसका मतलब ये आंसर सही हो गया। उसके बाद बोला कि कॉपर आयरन सल्फेट, तो देखिए कॉपर आयरन सल्फेट के विलयन से आयरन को विस्थापित करेगा। बताइए कॉपर का यहाँ नामो निशान नहीं है, लेकिन आयरन सल्फेट का यहाँ नाम है आयरन। तो बताइए आयरन है, कॉपर नाम नहीं है, तो इसका मतलब आयरन को कोई निकाल पाएगा? कॉपर नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि कॉपर का बहुत कम है। इसका मतलब अगर आंसर देखना चाहें तो आपका ये भी गलत हो गया आंसर, ये सही हो गया, ये गलत हो गया। तो टोटल का टोटल आंसर मेरा क्या बनता है? बी। तो बी किस में है? आपका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। इसीलिए अब आगे क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन में 72 नंबर का क्वेश्चन है। थोड़ा सा 72 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 72 नंबर क्वेश्चन में क्या है, बहुत बढ़िया से आपका अगर कॉन्सेप्ट पता है तभी आप इसका आंसर मार पाइएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। देखिएगा बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। बोला है कि डॉक्टर थर्मामीटर, तो डॉक्टर थर्मामीटर का प्रयोग बोल रहा है क्या, उबलते द्रव को मापने के लिए किया जा सकता है। बिल्कुल गलत है। क्यों? जो डॉक्टर थर्मामीटर है उसका रेंज ही होता है आपका 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक। आप जानते हैं मेरा जो तापमान होता है बॉडी का वो भी आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब कि डॉक्टर से हम अपने बॉडी का टेम्परेचर माप सकते हैं, पानी के उबलने को नहीं माप सकते, क्योंकि पानी उबलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसका मतलब ये आंसर आपका गलत हो जाएगा कि नहीं? पहला गलत है। उसके बाद देखिएगा 2 नंबर आंसर। 2 नंबर में बोल रहा है क्या कि कमरे का ताप मापने में थर्मामीटर का परिसर कितना होना चाहिए? तो बोल रहा है कि कमरे के मापने के लिए कमरे का मतलब रूम टेम्परेचर को मापने के लिए 30 डिग्री से 100 डिग्री। बताइए मेरा जो रूम टेम्परेचर होता है वो होता है 20 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में। बताइए 30 डिग्री वाला कभी रूम टेम्परेचर को माप पाएगा? नहीं माप पाएगा। इसका मतलब ये भी आंसर गलत हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, आगे क्वेश्चन को देखिएगा। बोल रहा है क्या
कि प्रयोगशाला थर्मामीटर, प्रयोगशाला मतलब कि लेबोरेटरी में जो थर्मामीटर का प्रयोग होता है, प्रयोगशाला में जो थर्मामीटर का रेंज होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। तो बताइए इसके बीच में इतने परिसर को हम माप सकते हैं कि नहीं? माप सकते हैं। तो वही बोला है कि प्रयोगशाला थर्मामीटर का रेंज जो है बोलता है कि इतना होता है। तो बताइए रेंज यहाँ पे गलत लिख दिया है, इसका मतलब ये भी आंसर आपका गलत हो गया। तो उसके बाद बोल रहा है क्या, आगे क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या कि प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग होता है क्या 35 डिग्री से लेके 42 डिग्री तक, और प्रयोगशाला थर्मामीटर का प्रयोग होता है -10 डिग्री से लेके 110 डिग्री तक। बताइए इसका रेंज ज़्यादा है, परिसर मतलब क्या, रेंज ज़्यादा है। इसके बीच का रेंज हो गया 120 डिग्री और इसके बीच का रेंज हो गया 7 डिग्री। बताओ दोनों में अंतर है कि नहीं? अंतर है, इसलिए मेरा जो आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। एक दिन क्या है आप लोग के बीच जो है लाइव क्लास हम लोग लेंगे। लाइव क्लास में ये देखेंगे कि कौन बच्चा कितना आंसर दे पा रहा है, क्योंकि अभी डिस्कशन तो हम आपको कर रहे हैं। तो हम जब करते हैं तो आपको डिस्कशन में ये सब भी देखने को मिलता है, क्योंकि आप जब जवाब देते हैं ना तो आपको अच्छा लगता है, तो उसमें डिस्कशन और भी मज़ेदार बन जाता है। इसलिए अब हम लोग क्या है लाइव क्लास में आएंगे तो उसमें और ज़्यादा क्या है बढ़िया तरीका से डिस्कशन करेंगे। अभी तो जैसे है वैसे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, और धीरे धीरे डिजिटल बोर्ड पर भी हम लोग आएंगे, डिजिटल बोर्ड पर भी डिस्कशन करेंगे। इसलिए आप लोग जो है बने रहिए, वीडियो को देखिए, हतोत्साहित नहीं होइए, क्योंकि जो पेपर 2 का, क्योंकि पेपर 2 जान रहे हैं जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं उसको पेपर 2 देना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि उसको पेपर 1 में वो जा नहीं सकते हैं। इसलिए आप अंतिम घड़ी में अपने आप को क्या है मोटिवेटेड रखिए। बोलते हैं ना कि लड़ाई के मैदान में वही जीतता है जो अंतिम समय में अपने आप को पीछ पे बनाए रखता है। इसी तरह आपको भी क्या है कि आए या ना आए, आपको हमेशा लगे रहना है, एग्जाम तक लगे रहना है, एग्जाम के बाद कुछ छोड़ना है। अब यहाँ पे देखिए गलत ऑप्शन को ढूंढना है। गलत ऑप्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं, सबसे पहले कि केरोसिन का क्या बोल रहा है कि कैलोरी मान मतलब कि उष्मीय मान। पहले उष्मीय मान समझिए कि उष्मीय मान क्या होता है। किसी चीज़ को जलाने के बाद कितना उससे उष्मा निकला उसको बोलते हैं उष्मीय मान। तो मतलब अलग अलग पदार्थों को जलाएंगे तो अलग अलग उष्मा निकलेगा। तो कोई 1 केजी पदार्थ को जलाने के बाद उससे कितना उष्मा मिला है, ऊर्जा मिला है, उसको बोलते हैं उष्मीय मान। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन है। इस कॉन्सेप्ट को अगर पकड़ लेते हैं तो आपको क्या है क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो यहाँ समझिएगा, बोला है कि केरोसिन का जो उष्मीय मान हमेशा कोयला से ज़्यादा होगा। सही बात है कि गलत बात है? एकदम सही बात है, क्योंकि आपको पता है कि एक कोयला को जब जलाएंगे तो कोयला को जलाने के बाद जो मिलेगा हमको वो क्या है केरोसिन से ज़्यादा मिलेगा, कोयला में हमको कम मिलेगा। तो यहाँ सबसे बढ़िया आंसर क्या होता है, 1 सही है। लेकिन यहाँ पर गलत चुनने बोला है, तो गलत तो वो नहीं है। यहाँ पे क्या है आंसर आपका गलत, तो गलत चुनने के लिए बोला है ना, तो हम लोग क्या है सही चुन रहे हैं। तो सही में क्या है, पहला तो सही है। दूसरा बोला है क्या, एक ट्रिक भी बताएंगे इसको जो कि आप बहुत बढ़िया से चुन पाएंगे। बोला है क्या, कोयले का उष्मीय मान लकड़ी से ज़्यादा होगा। बिल्कुल ज़्यादा होगा, कोयला का उष्मीय मान लकड़ी से ज़्यादा होगा, क्योंकि कोयला जो है, कोयला को जलाइएगा तो वो आपको ज़्यादा उष्मा देगा, लकड़ी को जलाइएगा तो कम उष्मा देगा। तो वही बोल रहा है क्या कि कोयले का उष्मीय मान लकड़ी के उष्मीय मान से क्या होता है, ज़्यादा होता है। बिल्कुल सही है। बोला है कि बायोगैस का उष्मीय मान लिक्विड एलपीजी गैस से ज़्यादा होता है। ये गलत हो गया आपको। क्यों? जो बायोगैस होता है उसका उष्मीय मान होता है कि बायोगैस कैसे बनता है आप जानिए। जैसे कि गोबर को एक गड्ढा में हम लोग बंद कर देते हैं, ऊपर से ढक्कन लगाते हैं, उससे एक पाइप लेके जाते हैं और गैस सिलेंडर में आगे में हम लोग गैस जलाते हैं। तो पुराने ज़माने में ये सब होता था कि बायोगैस से हम लोग जीते थे। अगर बायोगैस से ज़्यादा ही अगर मान लो कि उष्मा मिल पाता तो हम लोग एलपीजी गैस का यूज काहे करते। इसलिए आंसर आपका 3 नंबर गलत हो जाता है। और सीएनजी गैस का कैलोरीफिक मान जो होता है आपका क्या होता है, डीजल पेट्रोल से ज़्यादा होता है। ये भी सही है। तो इसका एक तरीका बताते हैं आपको। इसका जो आंसर मिला हमको, आंसर क्या मिला, 3 नंबर, क्योंकि आपका 1, 2 और 4 सही है, 3 आपका गलत है, इसलिए आंसर मेरा क्या हो जाता है 3। इसको तरीका बताते हैं कि जितना भी अगर पूछे आपसे कि गैस का उष्मीय मान सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद लिक्विड का उष्मीय मान ज़्यादा होगा, उसके बाद सॉलिड का उष्मीय मान ज़्यादा होगा। इस तरह से अगर छांटिएगा आराम से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ये ट्रिक थोड़ा पता होना चाहिए, जैसे पता कर लीजिएगा तो बहुत बढ़िया से आपका क्या है बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 73 का आंसर हो जाएगा आपका 3। उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन का देखिए, अब सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। 74 नंबर तो ऐसे भी बना सकते हैं। बोला है कि यदि कोई बस की यात्रा पहले जो है 12 मिनट में इतना किलोमीटर की रफ्तार से करता है और अगले 18 मिनट में 40 किलोमीटर की रफ्तार से करता है, तो समय अवधि में कुल दूरी कितना होगा। बताइए, आपको समय दे दिया, आपको चाल दे दिया, दूरी नहीं निकाल पाएंगे, आराम से निकाल पाएंगे। तो ये देखिए, इस चाल से पकड़ते हैं। ये बोलिए 60 मिनट में कितना किलोमीटर चला, तो 50 किलोमीटर।
तो यहाँ 12 मिनट में चलाना है इसको, तो 12 मिनट में कितना चलेगा, तो जानते हैं 10 किलोमीटर चलेगा। ये सिंपल बात है कि इसको 6 से गुना कीजिएगा, ऐसे आप करके लाइएगा तो बन जाएगा। तो मतलब पहले वाला से हमको कितना मिला, 10 किलोमीटर। उसके बाद बोला है क्या, आगे क्वेश्चन में देखिएगा, बोला कि 18 मिनट में 40 किलोमीटर की दर से। तो बताइए अगर 60 मिनट में फिर यहाँ से देखते हैं कि 40 किलोमीटर चला, तो बताइए 18 मिनट में कितना चलेगा, तो 40 बटे 60 गुना 18। तो इसको 18 से जब काटिएगा तो यहाँ पे 0 0 कट गया, 6 तिया 18 हो जाएगा, फिर 4 तिया 12 हो जाएगा। इसका मतलब 12 किलोमीटर यहाँ और 10 किलोमीटर पहले, तो दोनों मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, दोनों मिलाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 10 और 12 22 किलोमीटर। आंसर आपका 2 हो जाएगा। बहुत बड़ा, बहुत आसान से क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर जो होता है वो चाल गुना समय होता है। लेकिन क्या है, याद रखना का कि 4 आपका क्या है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो समय को भी घंटा में बदलना पड़ेगा, या तो चाल को मिनट पर सेकंड में बदल लीजिए, तो समय को मिनट में रखने दीजिए। इसमें क्या है, आपको बताना पड़ेगा, आप जिसमें बदलना चाहें उसके लिए आंसर आ जाएगा उसका। उसके बाद देखिए 75 नंबर क्वेश्चन को फिर से हम लोग देखते हैं बहुत बढ़िया तरीका से। बोला कि निम्नलिखित में कौन सा आंसर गलत है। बोला कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर गति आवर्तिक गति होती है, बिल्कुल सही है। अरे अपने अक्ष पर जब पृथ्वी घूमती है तो इसी तरह से घूमती है। तो आवर्तिक गति क्या होता है कि एक निश्चित समय पर जब अपने पाथ को या अपने को फिर से दोहराने का मौका मिलता है तो उसको बोलते हैं आवर्तिक गति। इसका मतलब ये सही है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, बोला कि प्रकाश की गति जो है सीधी रेखा में गमन करती है, बिल्कुल सही है। जैसे मान लो सूर्य है, सूर्य से प्रकाश निकलता है तो वो सीधी रेखा से होता है। यहाँ अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो यहाँ छाया पड़ जाता है। इसका मतलब क्या देखे कि ऑब्जेक्ट आने पे यहाँ छाया पड़ जाता है। इसका मतलब सूर्य की जो रेखी होती है वो क्या होता है, आपका सीधी रेखा में गमन करता है। इसका मतलब क्या, 2 नंबर भी, 1 नंबर भी सही है, 2 नंबर भी सही है। उसके बाद बोला कि सितार के कर्षित तार, मतलब कि सितार जैसे बजाते हैं, जो गाना देखते होंगे गाना बजाते हैं, तो सितार के कर्षित तार में दोलन गति होता है। इसे दोलन होता है इसीलिए यहाँ पे साउंडिंग निकलता है। दोलन गति मतलब क्या है, इधर उधर एक तरह से क्या है, डोलना। तो दोलन गति के कारण क्या होता है, उसे निकलता है। इसका मतलब 3 नंबर भी सही है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग क्या है, चौथा बोला कि सभी आवर्तिक गति वर्तुलाकार गति होती है। ये गलत हो गया आपको। आवर्तिक गति कहने मतलब क्या है, जो एक समय के बाद अपने पाथ को फिर से दोहराए। लेकिन वर्तुलाकार में ये नहीं है, वर्तुलाकार में ये है, देखिए ये अपने आप को दोहरा रहा है, नहीं दोहरा रहा है। इसका मतलब सभी आवर्तिक गति वर्तुलाकार गति होगी। ये हम कहना जो है सही नहीं समझेंगे, इसलिए मेरा आंसर जो बन जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका D4 दिल्ली। उसके बाद देखिए क्वेश्चन एक बहुत बढ़िया से क्वेश्चन आया हुआ है आपका। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, समतल दर्पण में ये दर्पण है और ये दर्पण में अगर मेरा प्रतिबिंब बनेगा तो ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो बताइए प्रतिबिंब ऐसा बनेगा कि नहीं। तो वही बोल रहा है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होगा। बोल रहा है कि सीधा बनता है, बिल्कुल सही बात है। जैसे हम खड़ा हैं तो मेरा मुंडी भी ऊपर रहेगा, इसका मतलब सीधा बना। दूसरा बोल रहा है क्या, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, गलत बात है। वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। क्यों, आप जब आईना के इधर आके झांकिएगा तो आपको यहाँ बना हुआ अपना प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब ये मेरा बी आंसर गलत हो जाता है। ए सही है, बी गलत है। उसके बाद बोल रहा है कि प्रतिबिंब पार्श्वल परिवर्तित होते हैं। पार्श्वल मतलब कहने मतलब कि मेरा जो राइट हैंड है, मतलब कि दाहिना हाथ बायां हाथ बन जाता है, बायां हाथ दाहिना हाथ बन जाता है। इसका मतलब ये भी सही है। इसका मतलब आंसर सी भी सही है। बोला कि प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है, ये भी सही है। आंसर क्या होगा, जितना बड़ा हम हैं उतने बड़ा मेरा क्या है कि पिक्चर में भी हमको दिखता है। इसका मतलब समतल दर्पण का जब बात होता है तो आपका तीनों केस सही है। तो आंसर क्या है, ए और आपका सी और डी, ए सी डी किस में है, तो ए सी और डी आंसर आपका 2 नंबर सही। बहुत बढ़िया। 77 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कि निम्नलिखित में क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। देखिए यहाँ से आपका पेडागोजी क्वेश्चन आ गया, इसलिए पेडागोजी क्वेश्चन को जो है हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सारा पेडागोजी क्वेश्चन को एक वीडियो में डिस्कस करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। उसमें क्या है आपको कुछ कॉन्सेप्ट मिलेगा, टैग वर्ड भी मिलेगा। इसलिए क्या है कि आपका ये जो है आपका 11वां सेट है, मतलब कि साइंस का। इसके पहले भी आपका सेट हुआ होगा, वो भी देख सकते हैं आप। तो ये सेट आपका मिला हुआ है। इसके बाद आपका फिर से आपका मैथ्स का वीडियो आ जाएगा, जिसको फाउंडेशन मतलब कि टारगेट बैच क्रैश कोर्स के तौर पे जो है आपका वो भी मिलेगा आपका बैच। जैसे साइंस का आपको हो सकता है कि फिजिक्स का बैच आपको मिल जाए, केमिस्ट्री का मिल जाए, बायोलॉजी का मिल जाए। इस तरह से आपको बैच मिलते रहेगा, क्योंकि 2-3 दिन का भी समय जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस समय का जितना ज़्यादा हम यूटिलाइजेशन करेंगे उतना बढ़िया मेरे लिए होगा। इसलिए अभी आप लोग क्या है इधर उधर ना होते हुए अपने आप को कंसंट्रेट करके क्वेश्चन मारिए, डिस्कशन देखिए। डिस्कशन देखने पे बाद क्या आपका दिमाग और खुलेगा और ज़्यादा क्या है बढ़िया कर पाएगा। थैंक यू।